सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप एक अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और उस इंटरव्यू में आपसे कई सारे वैसे सवाल जवाब किए जाते हैं। अकाउंटिंग कोर अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं, आपको आईटी रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं, आपको फाइनेंस से रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। टैक्सेशन में भी सारी तरह के टैक्सेस से रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं। वन बाय वन हम सब पे चर्चा भी करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली होने वाली है कि आपसे जीएसटी रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और आंसर पूछे जा सकते हैं। स्पेशली अभी मैं 2025 में ये सितंबर में क्लास ले रहा हूँ, 30 सितंबर को। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 5-6 महीने में अगर आपको इंटरव्यू देते हैं तो ये कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको आने चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली एक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में कभी भी ध्यान देना, इंटरव्यू में जो एफएक्यूज होते हैं, वाइवा होता है एक तरह से कि आपसे पूछा गया ना, आपने शॉर्ट में आंसर देना है। लेकिन तैयारी अगर आपकी पूरी है और आप जानते पूरा है तो आपने वो, आप समझिए ना, किसी मैटर पर आपको अगर 2 पेज लिखना आता है और अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है, तो आप बहुत कंफर्टेबली उस 2 पेज का एक क्रक्स एक लाइन में निकाल के दे देंगे और वो एक सॉलिड आंसर होगा तो सामने वाले को इंप्रेस करेगा। तो आज का जो मेरा सेशन है वो जीएसटी अकाउंटेंट बनने के लिए, यानी जीएसटी अकाउंटेंट का मतलब एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए, जीएसटी की टोटल कंप्लायंसेस के लिए अगर आपको इंटरव्यू देना पड़ा, वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा और आपको उसको किस तरह से आंसर देना है, कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा एंड तक ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और आपको उसको किस तरीके से अटेंड करना। चलिए, सबसे पहला सवाल है और वेरी फर्स्ट सवाल, अभी ऑब्वियस सी बात है कि पहला सवाल क्या होगा कि व्हाट इज जीएसटी। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी क्या होता है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज जीएसटी तो बहुत आसान है कि सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ठीक है, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और जो कि लेवी होता है, किसके ऊपर लगता है? किस पे? लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे क्या होता है? जीएसटी लगता है। लेकिन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, तो ये आप समझिए कि 2017 में जब जीएसटी आया, देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1 जुलाई 2017। उससे पहले भारत में बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे अलग अलग चीजों पे। कुछ सेंट्रल टैक्स होते थे, कुछ स्टेट टैक्स होते थे, मतलब दोनों सरकारें अपने अपने टैक्स लगाती थी, डिफरेंट डिफरेंट। जीएसटी को लाया गया कि सारे टैक्सेस को आपस में सब्ज्यूम किया जाए और एक ही टैक्स हो। तो ये जो फंडा था ना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, उस मैकेनिज्म के वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया कि आपने टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है इंडिया के अंदर। आपने जो भारत में अलग अलग जगह पर प्राइसेस अलग अलग होती थी, अलग अलग टैक्सेस लगते थे, उसको रिड्यूस करके एक ही टैक्स, एक ही स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है। पहली बार ऐसा हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला जुला टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि अब ये जो जीएसटी का रेवेन्यू दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट होता है। आपने अगर मान लो 10 रुपए का भी टैक्स दिया तो आप ये मान के चलिए 5 रुपए आपका केंद्र सरकार को जा रहा है, 5 रुपए आपकी राज्य सरकार को जा रहा है। सो इट इज नेसेसरी कि वो वेरी जब 2000 में जब ये पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सपना देखा था कि अगर देश एक है, मार्केट एक होना चाहिए और टैक्स भी एक होना चाहिए। और फिर जब मोदी सरकार आई 2014 में, और उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर था अरुण जेटली जी, और उनके कार्यकाल में जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को। इनडायरेक्ट टैक्स से वैल्यू एडेड टैक्स भी कह सकते हो इसको आप, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे लगता है और अल्टीमेट बर्डन तो कस्टमर पे ही जाता है। पहले भी कस्टमर पे जाता है, अब भी कस्टमर पे जाता है, लेकिन गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता ही है। और इसलिए जरूरी था इसको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन सिस्टम या मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम क्या होता था ना, प्रोडक्ट बनता था तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर प्रोडक्ट बिकता था तो वेट और सीएसटी लगता था, तो एक ही चीज पे मल्टीपल टाइम क्या लगता था? टैक्स लगता था। उसको खत्म करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहां पर बनेगा, कितनी प्रकार के होते हैं जीएसटी।
टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए, ऐसे अगर हम बात करें तो कोई जीएसटी के प्रकार नहीं है, पर भारत में जो जीएसटी मॉडल इस्तेमाल किया गया, ड्यूल जीएसटी मॉडल यूज किया गया, याद रखिएगा। और ये मॉडल आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कनाडा की थीम पर ये मॉडल ऑप्ट किया गया। ओके, ड्यूल जीएसटी मॉडल क्या है सर? दो तरीके से आपको जीएसटी में ट्रांजैक्शन को देखना होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। यानी जो भी लेन देन हो रहे हैं बिजनेसेस के, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बो बनते हुए देखोगे, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो टैक्स आपके लगने वाले, मान लो 18% की रेट है जीएसटी की, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी देखने को मिलेगा। और इंटर स्टेट में आपको आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देखने को मिलेगा। यानी अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलिएगा कि सर जीएसटी के दो मॉडल है इंडिया में, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बो बनता है, और अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी लगता है एसजीएसटी की जगह पे, और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लेवी होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में अगर हम टोटल नंबर ऑफ जीएसटी यहाँ पर देखें टाइप्स में, तो ये चार प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलती है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, यूटी जीएसटी जाता केंद्र के पास ही है लेकिन उस यूटी पे खर्च होता है, और आईजीएसटी जाता केंद्र के पास है लेकिन अपना हिस्सा रखने के बाद स्टेट का हिस्सा उसके साथ शेयर कर दिया जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये चार नाम आपके सामने आएंगे। एक नाम और होता है, वो नाम होता है सेस का। तो कुछ जैसे टोबैको प्रोडक्ट वगैरह पे सेस लगता है, अतिरिक्त टैक्स लगता है। तो ऐसे केस में अगर आप जीएसटी को बांटोगे तो पांच हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार से आपके इंडिया में जीएसटी देखने को मिलेंगे, दो मॉडल के अंतर्गत, याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज जीएसटीआईएन? जीएसटीआईएन क्या होता है? देखिए, आप समझिए, भारत में व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है। उसकी एक लिमिट होती है कि भाई उनका टर्नओवर एक लिमिट को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो जब कोई व्यापारी जीएसटी में क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको ही हम जीएसटीआईएन कहते हैं, याद रखिएगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का होता है, और इसमें उस व्यापारी का पैन नंबर भी होता है। देखिए, जीएसटीआईएन को समझना बहुत आसान है। जैसे मैं एक जीएसटीआईएन का एक सैंपल लिख रहा हूं यहाँ पर। जैसे मान लो ये एक जीएसटीआईएन में लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने जीएसटीआईएन लिखा 15 डिजिट का। तो जीएसटी में हर व्यापारी जो रजिस्टर्ड होता है उसको एक यूनिक नंबर मिलता है 15 डिजिट का, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटीआईएन कहते हैं। जीएसटीआईएन को समझना भी बहुत आसान होता है। जो पहले दो डिजिट होते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि वो व्यापारी कौन से राज्य में रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले दो डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जैसे 08 है तो राजस्थान में रजिस्टर्ड है। अगले 10 डिजिट जो होते हैं उस व्यापारी का या जिस व्यक्ति का पैन नंबर होता है। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि ये जीएसटी नंबर कंपनी का है, फर्म का है, इंडिविजुअल का है, एचयूएफ का है, लोकल अथॉरिटी का है, ट्रस्ट का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, किसका है, ये पता चल जाता है। क्योंकि जो पैन नंबर होता है ना, उसका चौथा डिजिट आपको बता देता है। पी यानी इंडिविजुअल का ही है बेसिकली। और फिर जो आपका एक डिजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये नंबर ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस को डिस्प्ले करता है। यानी आपने अपने जीएसटी नंबर लेते वक्त कितनी प्लेस ऑफ बिजनेस बताए, तो नंबर ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी बिजनेस में कितना प्रीमाइसेस को आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्टर्ड किया है। और ये जो जेड आपको दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है। मतलब आप समझिए, ये आपको फिक्स है, यही आएगा यहाँ पर 14वां डिजिट। और जो 15वां डिजिट होता है उसको कहते हैं चेकसम डिजिट। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिक आपको अलर्ट होता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जीएसटीआईएन क्या होता है भैया, जीएसटीआईएन एक 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। हर उस व्यक्ति को मिलता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आपके मान लो 4 राज्यों में व्यापार है तो आपने 4 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं, हर राज्य का जीएसटी नंबर आपका अलग होगा। अगर आपका व्यापार सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड है, और उसमें भी आपका हर डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस है, फिर भी आपको एक ही जीएसटी नंबर लेना होगा, क्योंकि विद इन स्टेट ही आपका पूरा व्यापार फैला हुआ है। जैसे आज मान लो मेरा इंस्टीट्यूट
राजस्थान में है, मैंने कल को मध्य प्रदेश में खोला, गुजरात में खोला, तो मुझे मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर क्या करना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा, गुजरात का अलग लेना पड़ेगा। इस तरह से आपका सेपरेट सेपरेट स्टेट वाइज जीएसटी में आपको जीएसटीआईएन लेना होता है। ओके, चौथा सवाल आपके सामने आ सकता है, वो आ सकता है कि एचएसएन और एसएससी क्या होते हैं साहब। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी में गुड्स को एक नंबर अलॉट किया गया है, उसी के आधार पे जीएसटी लगता है। एचएसएन कोड बोलते हैं उसको, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। 8 डिजिट का होता है और इससे आइडिया लग जाता है कि उस प्रोडक्ट पर क्या जीएसटी का रेट होगा। जीएसटी का रेट हमेशा कोड पे लगता है, एचएसएन कोड पर, याद रखिएगा, नाम पे नहीं लगता है, क्योंकि भारत में तो हर 10-10, 15-15 किलोमीटर पर टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती, चेंज हो जाती है। किसी चीज को राजस्थान में कुछ बोलते हैं तो मध्य प्रदेश में कुछ बोलते हैं, केरला में कुछ बोलते हैं, तमिलनाडु में कुछ बोलते हैं, गुजरात में कुछ बोलते हैं। तो ऐसे केस में नाम के आधार पर कभी जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी हमेशा किसके आधार पर लगता है, एक कोड के आधार पर लगता है, जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड कहते हैं। गुड्स के केस में एचएसएन कोड होता है और सर्विसेज के केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, जिसे हम एसएसी कोड कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कोड डिफाइन करते हैं कि जीएसटी किस रेट से लगने वाला है। याद रखिएगा, आप कोड से ही पता कर सकते हैं जीएसटी किस किस रेट से लगने वाला। सो गुड्स को और सर्विसेज को हमने कोड वाइज क्लासीफाई किया हुआ है कि करेक्ट टैक्स रेट अगर आपको पता करनी है तो जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसका कोड फाइंड आउट करिए, ताकि आप करेक्ट टैक्स रेट पता कर सके और कोई गलती ना करें। अगला जो सवाल आता है हमारा, देखिए ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे वर्बली, तो आंसर भी आपको उस वक्त सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको आंसर भी वो वर्बली देना और शॉर्ट आंसर देना। तो आपसे पूछा कि एचएसएन कोड क्या होता है, तो बोलेंगे सर जीएसटी में गुड्स को क्लासिफाई किया गया है एचएसएन कोड से, उसी के आधार पर हमें जीएसटी की रेट पता चलती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। दैट्स इट, इतना सा आंसर होना चाहिए। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में इसलिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ये आंसर हमेशा आपका प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, हु नीड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। तो देखिए जीएसटी में, देखिए आप समझिए, कोई नौकरी करता है उसको नहीं रजिस्टर्ड होना है। जीएसटी में रजिस्टर्ड एक कस्टमर को नहीं होना है कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, आपने बोला यार मेरे घर में अभी दिवाली पे मुझे एसी खरीद के लाना है, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है बिजनेसेस को। किसको? अच्छा, बिजनेसेस में भी ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरीके की कैटेगरी होती है। आप चाहे तो स्वेच्छा से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है कि यार मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊं, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर दूं, तो आप स्वैच्छिक कभी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और आपको कंपलसरी तौर पर रजिस्टर्ड होना होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। और सबसे पहला क्राइटेरिया होता है टर्नओवर, आपका सेल, आपने कितना सेल करना है वो तय करेगा आपका रजिस्ट्रेशन। गुड्स के केस में हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी में आपको तब रजिस्टर्ड होना होता है गुड्स के केस में जब आपका टर्नओवर, याद रखिएगा, 40 लाख को क्या करें, क्रॉस करें विद इन ईयर। ज्यादातर राज्यों में यही लिमिट है। और सर्विस के केस में आपका टर्नओवर जब क्रॉस करे, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जब क्रॉस करे 20 लाख को, तो आपको जीएसटी नंबर लेने होते हैं। हालांकि कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी होते हैं जहां पर टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। जैसे मान लो आपने गुड्स का व्यापार चालू कर रहे हो और आपने पहले ही दिन इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, दूसरे राज्य में माल बेच दिया, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट से विद इन 30 डेज जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी होते हैं जहां पर टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, आपको इमीडिएट इफेक्ट से जीएसटी नंबर लेने पढ़ सकते हैं। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई करने पर लेने पड़ सकते हैं, आप किसी रजिस्टर्ड प्रिंसिपल सप्लायर के एजेंट है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ सकता है, आप टीडीएस डिडक्टर की भूमिका में है, आप टीसीएस कलेक्टर की भूमिका में है, आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, आप सीटीपी एनआरटीपी के रूप में काम कर रहे हैं, आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो ये सारे वो मैकेनिज्म हैं जहां पर जीएसटी में अनिवार्य तौर पर आपको क्या होना पड़ सकता है, रजिस्टर्ड होना पड़ सकता है। आपको टर्नओवर लिमिट उस केस में नहीं देखनी है, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। तो मतलब ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस किस नेचर का है उस पर। बाकी ज्यादातर केसेस में आपसे अगर सिंपल सवाल ये पूछा जाए कि यार जीएसटी में किसको रजिस्टर्ड होना होता है, तो आपने ये बोलना है कि बिजनेसेस जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो या क्रॉस हो जाए, उनको जीएसटी में अनिवार्य तौर पर रजिस्टर्ड होना होता है। गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट याद रखिए, सर्विसेज के केस में
20 लाख की लिमिट याद रखिएगा। मैक्सिमम राज्यों में यही लिमिट है। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिनमें ये लिमिट आधी है, मतलब चेंज है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनमें ये लिमिट थोड़ी चेंज है। उनमें कुछ राज्य ऐसे भी है जिनमें दोनों कैटेगरी में 20-20 लाख है। कुछ राज्य ऐसे भी है जिसमें गुड्स के केस में 20 लाख है, सर्विस के केस में 10 लाख की लिमिट है। तो ये आपको तो एक यूनिवर्सल तरीका याद रखने का है। अब जैसे अभी अपन राजस्थान में बैठे हुए हैं तो हमने राजस्थान, अब देखिए मैं कुछ राज्य आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, सब में यही लिमिट है। तो हमने यही याद रखनी है। अभी हम क्यों मणिपुर ने मेघालय की तरफ जा रहे हैं, उसकी अगर उतना जाना है तो जीएसटी को डिटेल में पढ़ो फिर, राइट। आगे बढ़िए। अगला सवाल आपका जो होने वाला है वो होने वाला है करंट टर्नओवर लिमिट क्या है। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि किसको होना है, आपने बोला कि सर एक टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पर आपको होना है, तो उन्होंने पूछ लिया कि करंट टर्नओवर लिमिट क्या है। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था ना करंट टर्नओवर लिमिट, गुड्स के केस में 40 लाख पर एनम और सर्विस के केस में 20 लाख पर एनम, ठीक है। आपका टर्नओवर क्रॉस होने पर तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। हालांकि आप इससे कम लिमिट पर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पर आप कभी भी जीएसटी में क्या हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। देखिए आपको मैं ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इस पे जरूर बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हो तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो देखिए जीएसटी, आप सबको मैं बता दूं, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, कि भाई आपका मकसद क्या है रजिस्टर्ड होने का। एक रजिस्ट्रेशन होता है टेम्पररी। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं जीएसटी में। टेम्पररी मतलब इनकी एक वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी खत्म, रजिस्ट्रेशन खत्म। पहला होता है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, मैक्सिमम 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको। अगर आप किसी एक राज्य में रजिस्टर्ड है, दूसरे राज्य में जाके व्यापार एक्टिविटी करने जा रहे हो टेम्पररी बेसिस पे, आपका कोई परमानेंट बिजनेस प्लेस नहीं है उस स्टेट में, तो आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जीएसटी में सीटीपी कहते हैं उसको। और दूसरा होता है एनआरटीपी, जहां पर आप एक विदेशी हैं, विदेशी नागरिक है, एनआरआई का दर्जा है इंडिया में आपको, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं इसको। और आप इंडिया में एक टेम्पररी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए आए हैं, आपके पास इंडिया में पैन नंबर नहीं है, आपने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाना इंडिया में, और आप एनआरटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये दोनों रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 दिन के लिए लिए जा सकते हैं। इवन आप चाहो कि मेरे को 5 दिन के लिए ही चाहिए तो 5 दिन के लिए भी मिल जाएंगे। हालांकि इन रजिस्ट्रेशन को लेते वक्त हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तब हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं या एनआरटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप अपना बिजनेस कब से शुरू करेंगे और कहां तक आप वो बिजनेस करेंगे। मतलब आपको डेट रेंज डालनी पड़ती है जो कि मैक्सिमम 90 डेज हो सकती है। और आपको अपना एस्टिमेटेड टर्नओवर पहले ही बताना होता है। मतलब समझिए, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा उदयपुर में राजस्थानी लहंगों का बिजनेस है, दिल्ली में कोई मेला लग रहा है 15 दिन के लिए, मैंने वहां स्टॉल बुक कराई और मैं वो लहंगे कहाँ बेचने जा रहा हूँ, दिल्ली। तो मुझे दिल्ली में सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो मुझे ये पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं उन 15 दिनों में कितनी सेल करूंगा। एस्टिमेटेड सेल आपको पहले ही डिक्लेयर करनी पड़ती है। एस्टिमेटेड सेल आपने डिक्लेयर कर रहे हो, मान लो लहंगों पे 5% जीएसटी लगता है और आपने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए का माल बेच दूंगा 15 दिन में। अब 1 करोड़ का 5% कितना होता है, 5 लाख रुपए। आपको वो 5 लाख रुपए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, सीटीपी के रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे चालान बना के। यानी आपको एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। मैंने मेरे जीएसटी की कंप्लीट कंप्लायंस कोर्स में ये सारी प्रैक्टिकल चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी हम सिर्फ इंटरव्यू की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप बहुत ही डिटेल में आप जीएसटी को सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, सेम टू सेम एनआरटीपी के साथ भी होता है कि विदेशी आया इंडिया में, बोले कि यार मैं चाइना से आया हूँ, मैं चाइना के प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दिल्ली में बेचना चाह रहा हूँ और बेच के निकल लूंगा वापस। तो भैया आपने बेचना शुरू करने से पहले 5 दिन पहले एटलीस्ट तो रजिस्टर्ड होना है, और साथ में आपने ये भी डिक्लेयर करना है कि आप कितना बेचोगे। और जब आपने ये डिक्लेयर करोगे, साथ साथ में आपको एडवांस में उसी वक्त उसका चालान बना के गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। यानी एज सीटीपी या एनआरटीपी आप पहले टैक्स पे करेंगे, फिर ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो उतने ही अमाउंट का मिलेगा जितने अमाउंट का आपने क्या करना है,
जितने अमाउंट का आपने टैक्स का पेमेंट किया, याद रखिएगा। तो आप सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप सोचिए आपने 1 करोड़ रुपए की सेल बताई और आपने 1 करोड़ की सेल पहले 5 दिन में ही कंप्लीट कर ली, अब आपके पास तो रजिस्ट्रेशन 15 दिन का है, तो ऐसे केस में आप अगले 10 दिन तक 1 रुपए की भी सेल नहीं कर सकते। या तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा या आपको दोबारा एक नया सीटीपी का रजिस्ट्रेशन देना होगा। मतलब जितना आपने अपना एस्टिमेटेड टर्नओवर दिखाया, आपने मैक्सिमम उतना ही क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे। या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाएं या फिर आप अपनी सेल को स्टॉप करें। ये होते हैं नियम सीटीपी और एनआरटीपी के। दिस इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, सो इस पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। परमानेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए तो आप जब तक खुद बाहर नहीं हो जाते, निकल जाते, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा देते, या जब तक डिपार्टमेंट आपको नहीं बाहर निकाल लेता, कुछ वजह से डिपार्टमेंट भी आपको बाहर कर सकता है, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, कोई एक्सपायरी नहीं होती। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो आप बोलना कि सर कोई एक्सपायरी नहीं होती, जब तक हम स्वयं नहीं निकल जाते या हमें निकाल नहीं दिया जाता। समझ रहे हैं? 2 तरीके के होते हैं ये रजिस्ट्रेशन। पहला होता है कंपोजिशन स्कीम। अब देखिए सवाल आपसे कंपोजिशन स्कीम का पूछा गया, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल डिटेल यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ। पहला होता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मिलती है गुड्स के केस में। अगर आप गुड्स के व्यापारी हो और आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। और अगर आप सर्विस के व्यापारी हो और आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। मतलब छोटे व्यापारियों के लिए, मझले व्यापारियों के लिए स्कीम होती है। छोटे तो नहीं कह सकते, मझले व्यापारी। छोटे तो वो है जिनका जीएसटी नंबर नहीं लेना, जिनको, ये 20 वाले व्यापारी है। ठीक है, तो टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ या 50 लाख से कम है, आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। कंपोजिशन स्कीम के कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे आपको कंसेशनल रेट से टैक्स देना है, आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस में काफी रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करना होता है, आपको एनुअली जीएसटीआर 4 खाली एक ही बार रिटर्न फाइल करना होता है, आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करने हैं, प्रॉपर बुक्स अगर आपके पास नहीं भी मेंटेन है तो चल जाता है, आपको स्टॉक पर आईटीसी नहीं मिलती तो आपको स्टॉक का रिकॉर्ड रखने की भी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती। तो मतलब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो खुल के और आप चाहते हो कि यार गवर्नमेंट के ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए मेरे ऊपर, तो आप किस में चले जाओगे, कंपोजिशन में चले जाओगे। और दूसरा ऑप्शन होता है रेगुलर स्कीम। अब आप समझिए रेगुलर वो लोग, देखिए रेगुलर स्कीम आप स्वैच्छिक भी ले सकते हो कि आपने लगता है कि यार आपको अब जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है, आपको कंपोजिशन मिल रही फिर भी नहीं ली, आपने क्या ले ली, रेगुलर ले ली। तो रेगुलर स्कीम में आप, जो व्यक्ति इनको क्रॉस करेगा वो रेगुलर में चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसको तो रेगुलर में जाना जरूरी है। तो कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, चाहो तो रखिए, नहीं तो आप रेगुलर में जा सकते हैं। रेगुलर स्कीम एक अनिवार्य स्कीम है कि टर्नओवर आपका अच्छा खासा है, इनसे ज्यादा है तो आपको रेगुलर में जाना है। हालांकि कुछ एडवांटेज रेगुलर स्कीम में भी होते हैं, जैसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हो, जैसे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाते हो, जो कि कंपोजिशन स्कीम में आप नॉर्मली नहीं कर पाते। राइट, तो ये आपसे, अब देखिए आप मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के सारे क्राइटेरिया बताए। अब आप समझिए कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, ये पूछा ना, तो हमें ये बोलना है कि सर जीएसटी में एक लिमिटेड टर्नओवर वाले व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम मिलती है। इसका एडवांटेज उस व्यापारी को कंसेशनल रेट से टैक्स देना और लेसर टैक्स कंप्लायंसेस होता है, जो वो ये आनंद ले सकता है तब तक जब तक उसका टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस न कर जाए। ये शॉर्ट आंसर होगा आपका, लेकिन ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप डिटेल में इसका नॉलेज रखते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 8वें सवाल की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास आपके लिए। कभी भी आप इंटरव्यू फेस करोगे, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। व्हाट इज आईटीसी, अभी अभी मैं बता भी रहा था आईटीसी के बारे में। व्हाट इज आईटीसी एंड कंडीशन टू क्लेम आईटीसी। आईटीसी क्या होता है और क्या कंडीशन होती है उसको क्लेम करने की। देखिए इसको समझने के लिए आपके सामने मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। आईटीसी क्या होता है साहब, जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने जीएसटी में अपना रेगुलर स्कीम ले रखा है। अब आप रेगुलर बेसिस पे 2 तरीके की सप्लाईज करते हो, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई अपने बिजनेस में। इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, खरीदना। आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, बेचना।
खरीदते बेचते रहते हो, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो। खरीदना बेचना आपके बिजनेस में लगा रहता है। बिजनेस कर रहे हो तो ये तो लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा बताओ? लगा रहेगा, खरीदना बेचना। अब खरीदते वक्त क्या होता है, जो खरीदते हो उसके साथ आपको, अब जिससे भी खरीद रहे हो सामने वाला आपको टैक्स ले सकता है आपसे, तो खरीदते वक्त आप जो टैक्स चुकाते हो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। समझना, ये ये होता है टैक्स पेड ऑन परचेज या टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। और बेचते वक्त टैक्स वसूलते हो आप, तो बेचते वक्त जो टैक्स आप बिल में जोड़ रहे हो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स, यानी टैक्स कलेक्टेड। अब नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास रेगुलर स्कीम है तो जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया होगा, सोचिए आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में 5 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट किया बेचते वक्त, मतलब आपकी सेल हुई, उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया? 5 लाख का। और खरीदते वक्त आपने 4 लाख का टैक्स दिया भी है, तो सरकार क्या बोलती है कि जो भी आपका आउटपुट टैक्स होगा उसमें से आप अपना इनपुट टैक्स क्या कर दो? माइनस कर दो। हमें वो टैक्स पे करो जो आपने एक्सेस मात्रा में लिया है। तो आप यहां देखिए ना, आपने 5 लाख का आउटपुट टैक्स है आपका और इनपुट टैक्स कितना है? 4 लाख का। तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है? ये टैक्स जो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी यहाँ पर जो आपको पे करनी पड़ेगी वो सिर्फ 1 लाख की होगी। सो ये एडवांटेज जो होता है ना, जो आप यहाँ घटा रहे हो 4 लाख रुपए, ये आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है? जो भी बिजनेसेस के अंदर हम इनवर्ड सप्लाई लेते हैं, गुड्स सर्विसेज या कैपिटल गुड्स की, उस पर जो टैक्स चुकाते हैं वो हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से, यानी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से घटा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर स्कीम होती है। देखिए आईटीसी सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर को मिलती है, आप ये भी मान के चलो कंपोजिशन व्यापारी को नहीं मिलती। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो तो आपको आईटीसी मिलेगी, तो आप उस केस में वो रेस्ट ऑफ द टैक्स ही पेमेंट करते हो। हमेशा आप अपनी इनवर्ड टैक्स पर चुकाई, इनवर्ड सप्लाई पर चुकाए गए इनपुट टैक्स को आप पहले घटाते हो। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पहले एडजस्ट होता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी से, और आफ्टर डेट आपको चालान बना के टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो ये बड़ा एडवांटेज है जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम लेने पर मिलता है। कंडीशन क्या है इसको क्लेम करने की? इसको कंडीशन ये है कि देखिए, कंडीशन मैकेनिज्म भी बताता हूं मैं आपको क्या कंडीशन है। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, बेचता कौन है? सप्लायर। खरीदने वाला कौन होता है? रेसिपिएंट, राइट। खरीदार को रेसिपिएंट कहते हैं, बेचने वाले को सप्लायर। इसकी कंडीशन क्या है समझो इधर। सप्लायर किसी भी महीने की सेल को अगले महीने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करता है। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में आपने किसी से कुछ खरीदा, सितंबर में आपने किसी से कुछ खरीदा, उस बिजनेसमैन ने अपने जीएसटीआर 1 में उसको रिपोर्ट करेगा अक्टूबर में, 11 अक्टूबर तक वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 में उस बिल को डालेगा B2B को, आपके आईएमएस में वो बिल रिफ्लेक्ट करेगा। इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड सिस्टम, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड है, उसमें वो बिल वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। वहां से आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि यार ये मेरा ही बिल है, मैंने ही खरीदा था। आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट करोगे, वो एंट्री आपकी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी जीएसटीआर 2B में। ये ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट होता है, उसमें वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी और वहां से वो एंट्री चली जाएगी जीएसटीआर 3B में, आपके जीएसटीआर 3B में, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 3B में, जो कि उसको 20 तारीख को फाइल करना होता है। ये रेसिपिएंट में जीएसटीआर 3B में जैसे ही ये इसको फाइल करेगा, रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगी, और ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो कंडीशन क्या है क्लेम करने की? आईटीसी कंडीशन क्लेम करने की ये है कि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, वो अपना टाइमली जीएसटीआर 1 भरेगा, आपके आईएमएस में वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तब जाके 3B में और 2B में वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी और आपको 3B में क्लेम करने को मिलेगी। ये कंडीशन होती है। हालांकि कुछ, अगर मैं पेपर वर्क की बात करूं तो रेसिपिएंट के पास इनवॉइस होना चाहिए, एक्चुअल में सप्लाई होनी चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, सप्लायर द्वारा टाइमली जीएसटीआर 1 भरा जाना चाहिए, सप्लायर द्वारा आपका बिल उस जीएसटीआर 1 में अपलोड होना चाहिए, आपके द्वारा आईएमएस में एक्सेप्ट होना चाहिए। ये सारी बातें होती है इसमें, बट ये मैकेनिज्म चलता है कि आप आईटीसी ऐसे ही नहीं ले सकते। आपने अपने 3B में बोला है कि मेरे को तो 10 लाख की आईटीसी चाहिए, तो 3B में वो 10 लाख की आईटीसी ऑटोमेटिक आनी चाहिए, और वो आएगी कब? जब आईएमएस में वो डेटा नजर आएगा जहां से आप एक्सेप्ट करोगे। और आईएमएस में कब आएगा? जब जीएसटीआर 1 सप्लायर ने समय पे भरा होगा। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है जीएसटी में, याद रखिएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट पर ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो।
यानी इतना आसान नहीं है, मैचिंग मैकेनिज्म जीएसटी में चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 8वां सवाल, आईटीसी क्या होती है और क्या इसका लॉजिक होता है। अच्छा, एक सवाल इससे रिलेटेड और है, व्हाट इज ब्लॉक आईटीसी? इसको ब्लॉक क्रेडिट भी कहते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी सप्लाई रिसीव करते हैं, जैसे अगर मैं एक व्यापारी हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, रेगुलर स्कीम में हूँ, तो मैंने अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी खरीदा और उस पर मैंने टैक्स दिया तो मुझे उसकी इनपुट मिल जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार ने ब्लॉक्ड आईटीसी में रखी हुई है। ब्लॉक्ड यानी नेगेटिव लिस्ट में, यानी वो बिजनेस में खरीदोगे तो भी आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिव लिस्ट होती है। सीजीएसटी का एक सेक्शन है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, उसके अंतर्गत सर आपको वो लिस्ट जरूर पढ़नी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों पर आईटीसी नहीं मिलती। जैसे फूड एंड बेवरेजेस पे नहीं मिलेगी, कोई आपको किसी तरीके के कोई हेल्थ, जिम और एंटरटेनमेंट क्लब वगैरह की फीसेस पे की, आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। कोई इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। कार खरीदने पर बिजनेस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। तो 18-20 ऐसी चीजें हैं जिन पर आप बिजनेस में आईटीसी नहीं ले सकते हैं। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करनी है, कर भी नहीं सकते। भले ही वो बिजनेस में बिल बनाया है, बिजनेस के नाम पर बिल आया है, आपने भले ही वो सप्लाई बिजनेस के अंदर ली है, आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। अब ये ऊपर बता रहा था ना मैं कि यार आप 5 में से 4 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब आप सोचिए, ये 4 लाख की इनपुट आपकी कार खरीदने पर बनी थी, तो आप ये माइनस नहीं कर सकते, आपको पूरा पूरा 5 लाख रुपए जो बना। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट या ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब होता है आप आईटीसी नहीं ले सकते, नेगेटिव लिस्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ओके, जीएसटी में मेन रिटर्न कौन कौन से होते हैं? मेन जीएसटी रिटर्न कौन कौन से? तो देखिए, आपको वैसे तो मैं बता दूं कि जीएसटी के जो मेन रिटर्न्स होते हैं, उसको अगर आप ऐसे समझो तो कंपोजिशन व्यापारी जीएसटी में जीएसटीआर 4 बढ़ता है, एनुअल होता है, एक ही रिटर्न होता है जीएसटीआर 4। हालांकि चालान होता है सीएमपी 08, जीएसटी सीएमपी 08, तो वो चालान होता है, रिटर्न नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है इस चालान के माध्यम से। और रेगुलर स्कीम में अगर आप हैं तो आपको एक तो हर महीने के शुरू में जीएसटीआर 1 भरना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई के लिए भरा जाता है। जीएसटीआर 3 भी फाइल होता है एवरी मंथ या क्वार्टरली स्कीम में तो क्वार्टरली बेसिस पर। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, बिकॉज इसी में आपका अपना इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होने के बाद रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटी आपको पे करते हुए रिटर्न फाइल करना होता है। एंड फिर अगर आप एनुअल कंप्लायंसेस की बात करें तो एक होता है जीएसटीआर 9, जो कि सर्टेन टाइप ऑफ व्यापारियों को भरना होता है, जैसे जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है 2 करोड़ से। तो जीएसटीआर 9 में अगर आप जाओगे तो आपको जीएसटीआर 9 क्या होता है, जो आपने 1 और 3 भी भरा ना, इसी का पूरा पूरा रिकंसिलेशन होता है। तो जीएसटीआर 1 और 3 में जो आपने डेटा डाला था पूरे साल भर में पीरियोडिक रिटर्न में, उसी की रिकंसिलेशन होती है जीएसटीआर 9 में। ठीक है, तो 1 और 3 की पूरी एक्यूरेट रिपोर्टिंग 9 में हम लोग करते हैं। और एक और होता है जो बड़े व्यापारियों पे लागू होता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है, जीएसटीआर 9C। 9C को हम जीएसटी ऑडिट भी कहते हैं, लेकिन ऑडिट वर्ड अभी यूज करना नहीं मुनासिब रहेगा, क्योंकि ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है 9C का। तो 9C क्या होता है साहब? 9C में ये होता है कि आपने जो 1 और 3B में जो डेटा डाला, यानी जो जो आपने पीरियोडिक रिटर्न्स जो भरे हैं, जैसे देखिए 1 और 3B का मिक्सचर आपको 9 में आएगा। तो जीएसटीआर 9 जो आप का दिखा रहे हो आप, उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल बुक्स है उसमें कोई तालमेल है या नहीं है, वो आप 9C में मैच करते हो। इसीलिए हम इसको ऑडिट वर्ड इसीलिए कहते हैं कि भाई हमने जो जीएसटी में डेटा डाला है रिटर्न्स में, वो बुक्स में हमारा वैसा का है कि नहीं है, वो हमें 9C में डालना होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स। आप ये मान के चलिए, रेगुलर स्कीम में आपको ये 4 रिटर्न तो आने ही चाहिए, 1, 3B, 9 और 9C। एक बार के लिए 9 और 9C को भी मैं साइड में रख दूं, क्योंकि ये भी मान लो कि एक अकाउंटेंट रेगुलर बेसिस पर वो नहीं करेगा, उसका सीए करेगा अगर बड़े लेवल पे बात करें तो। लेकिन 1 और 3B तो मच नीडेड रिटर्न है जो हर व्यक्ति को फाइल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट बनोगे तो ये काम आप ही को करना है। हर महीने थोड़ी आपका सीए फर्म वो काम करने वाली है। तो ये आपको आने ही आने चाहिए, राइट। तो कितने रिटर्न्स होते हैं? तो ये अब देखिए, खाली यही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ 2 ही तरीके की स्कीमों के रिटर्न बताए, और भी बहुत सारे होते हैं। जीएसटीआर 5 होता है, एनआरटीपी फाइल करता है। जीएसटीआर 6 होता है, आईएसडी फाइल करता है। जीएसटीआर 7 होता है, टीडीएस डिडक्टर गवर्नमेंट संस्थाएं फाइल करती है। जीएसटीआर 8 होता है, ई कॉमर्स कंपनी फाइल करती है।
जीएसटीआर 10 होता है जो कि फाइनल रिटर्न होता है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराते हैं आपको भरना होता है वो। जीएसटीआर 11 भी होता है जो कि एक जैसे जिसके पास यूआईएन नंबर होता है वो फाइल करता है। तो देख लॉट्स ऑफ रिटर्न्स है जीएसटी में, वो पूरा मैकेनिज्म आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिटर्न। आपसे कोई भी पूछे कि जीएसटी में इंपॉर्टेंट रिटर्न कौन कौन से होते हैं तो आप बोलना है कि सर 1 और 3 भी पीरियोडिक रिटर्न होता है और 9 और 9C एनुअल रिटर्न होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है और कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है जीएसटीआर 4। ओके, आगे बढ़ते। जीएसटीआर 2B क्या होता है साहब, ये भी पूछा जा सकता है, कभी भी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 2B क्या होता है? जीएसटीआर 2B होता है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। यानी आप ये मान के चलो जो आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में आएगी वही आप 3B में क्लेम कर पाओगे। तो 2B में नजर आएगा बिल तभी 3B में उसको क्लेम कर पाओगे। और अब इसको याद रखिएगा, 2B में आपका कोई भी आईटीसी तभी आएगा जब आईएमएस पे अक्टूबर 2025 से आईएमएस पर आपको एक्टिविटी मैंडेटरी हो गई है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पर जाकर आपको वो बिल एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे और 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे तब जाके आप 3B फाइल कर पाओगे। तो जीएसटीआर 3B तक आप तभी जा पाओगे जब 2B आपका जनरेट हुआ होगा, याद रखिएगा। और 2B आपका तभी जनरेट होगा जब आप आईएमएस में जाके इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग स्टेटस डालोगे। हर इनवॉइस में ये 3 स्टेटस आप डाल सकते हो। तो इन तीनों इनवॉइस पर आप हर इनवॉइस पर जो परचेजेस के इनवॉइस है वो वहां नजर आएंगे आईएमएस में। वहां जाके आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब 2B आपका कंप्यूट होगा, जनरेट होगा। 2B जनरेट होगा तब जाके आप 3B फाइल कर पाओगे और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि भैया जीएसटीआर 2B क्या होता है, तो आप बोलना है कि सर ये एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट होता है। हर व्यापारी इस स्टेटमेंट के आधार पर ही जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। दैट्स इट। आगे बढ़, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो जीएसटी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये नाम सुना भी होगा, आरसीएम। देखिए आरसीएम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक तरफ होता है सप्लायर, एक तरफ होता है रेसिपिएंट। सप्लायर कोई चीज बेचता है रेसिपिएंट को, सप्लायर उस चीज के बदले में टैक्स लेता है रेसिपिएंट से और टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। जहां सप्लायर टैक्स पे कर रहा है उसको हम एफसीएम कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली यही होता है, व्यापारी हमसे टैक्स लेता है और सरकार को देता है। खरीदने वाला टैक्स नहीं देता, बेचने वाला टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। लेकिन जब ये फंडा उल्टा होता है कि किसी ने, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को बेचा और अब वो खरीदने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट को क्या करे, टैक्स का पेमेंट करे, ये कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। उल्टा हो गया साहब, मतलब आप कोई चीज खरीद के ला रहे हो और वो दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि टैक्स मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, आपको सामने से चल के देना है, तो ये आरसीएम कहलाएगा। जीएसटी में कई सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको नोटिफाई किया गया गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 9(3) के अंतर्गत, जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। गुड्स की लिमिट है, मतलब लिमिटेड गुड्स है, 6-7 तरह के आर्टिकल हैं जिन पर आपको खरीदते वक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर्विसेज के केस में एक लंबी लिस्ट है जहां पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, खरीदार टैक्स देगा। एक एक एग्जांपल दोनों का बताता हूं। जैसे अगर कोई कपड़ा व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर है, और वो किसी किसान से कपास खरीद रहा है, रो कॉटन खरीद रहा है, तो किसान उससे जीएसटी लेके सरकार तक नहीं देगा, वो जीएसटी देने की जिम्मेदारी उस खरीदार की होगी। ये रिवर्स चार्ज का एग्जांपल है। उसी तरह से अगर कोई एडवोकेट है, लॉयर है, और आप एक बिजनेसमैन और आप कोई मुकदमा लड़ने के लिए उस लॉयर को फीस दे रहे हो, तो लॉयर आपसे जीएसटी नहीं लेगा, उस फीस पर जीएसटी आपको सामने से चल के सरकार को देना पड़ेगा। ये सर्विस का एग्जांपल है आरसीएम के अंतर्गत, नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विस। ये भी एक डिटेल टॉपिक है जिसको आपको कोर्सेज में कंप्लीटली सिखाया जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आरसीएम होता है क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर खरीदने वाले को जिस वक्त टैक्स देना होता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां पर खरीदार को जीएसटी चुकाना पड़ सकता है गवर्नमेंट को चालान बना के, वो आरसीएम कहलाता है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, अगर आरसीएम में आपकी लायबिलिटी बन रही है तो आपको वो पेमेंट कैश लेजर से ही करना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास भली लाखों रुपए की आईटीसी पड़ी हुई है, आप बोलोगे यार सरकार को देना है, चलो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में से दे दूं, नहीं दे पाओगे। आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा चालान बना के पे करनी होती है। ऑलराइट, जो लायबिलिटी हमारे रिवर्स चार्ज में बनती है
हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है उसको चुकाने का, वो होता है चालान बनाकर टैक्स का पेमेंट करना। अगला सवाल, ई वे बिल क्या होता है साहब? देखिए, 2018 से ई वे बिल मैकेनिज्म शुरू हुआ इंडिया में। जीएसटी पहले लागू हुआ, ई वे बिल बाद में सरकार लेके आई। ई वे बिल क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति, जैसे देखिए ये कोई एक व्यक्ति है, जब किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स भेजता है, मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, ठीक है, मान लो ये 50 किलोमीटर की दूरी पर गुड्स भेजा जा रहा है, तो जहां गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अब वो मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, आपकी ट्रक में जा सकता है, आपकी पर्सनल कोई व्हीकल में जा सकता है, रेल में जा सकता है, एरोप्लेन से गुड्स भेजा जा सकता है, शिप में भेजा जा सकता है, वेसल में भेजा जा सकता है, बोट में भेजा जा सकता है, किसी भी मोटराइज्ड कन्वेंस में आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो जिसमें मोटर लगी हुई होती है, मोटरसाइकिल इवन ऑल्सो, आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, तो उस मूवमेंट के केस में जैसे 50,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू का मूवमेंट है, अगर कुछ राज्यों में ये लिमिट अलग अलग भी है, इंटर की लिमिट अलग होती है, इंट्रा की अलग होती है, मोटे मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए, अगर आपका मूवमेंट मोर देन 50,000 वैल्यू का है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना होगा, ई वे बिल बनाना होगा, ई वे बिल पोर्टल से, तभी आप उस गुड्स का मूवमेंट कर सकते हो। अगर रास्ते में गाड़ी वेरीफाई हुई और आपके पास ई वे बिल नहीं मिला, तो आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी, आपका माल भी जब्त हो जाएगा, और हैवी पेनल्टी देने के बाद ही आप उसको छुड़वा पाएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने का मैकेनिज्म। क्या है? गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने का मैकेनिज्म है। 2018 से शुरुआत हुआ है, कंपलसरी है, पूरे भारत में ई वे बिल के नियम लागू होते हैं। इसका अलग से पोर्टल है, ई वे बिल पोर्टल, जहां से आपको ई वे बिल बनाने होते हैं। और अकाउंटेंट जब बनोगे तो ये रोजमर्रा की लाइफ में आपके सामने आएगा कि आपको जब भी कोई माल भेज रहे हो तो ई वे बिल बनाने पड़ेंगे, राइट। अगला जो नंबर है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है साहब? ZRS, देखिए सरकार ने कुछ तरीके की सप्लाई पर टैक्स फ्री कर दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो ये ए है, इसने 3 तरीके की सप्लाई करनी है। मान लो ये कंप्यूटर डीलर है, कंप्यूटर डीलर, ठीक है, और ये है मान लो राजस्थान का, उदयपुर। इसने 3 जगह सप्लाई देनी है। ध्यान से देखना, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? कंप्यूटर, लैपटॉप की सप्लाई देनी है। किसकी? लैपटॉप की। लैपटॉप पे जीएसटी लगता है 18%, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर कितना लगता है? 18% लगता है। पहली सप्लाई इसको देनी है बी को, जो कि बिहार में बैठा हुआ है, और मान लो ये सप्लाई की वैल्यू 10 लाख के लैपटॉप भेज रहा है, तो ये मान के चलिए 10 लाख पर आपको आईजीएसटी बिल में जोड़ना पड़ेगा कितना परसेंट? 18%, जो कि होता है 1,80,000 का, 11,80,000 का बिल बनेगा। बिल में कौन सा टैक्स जोड़ोगे? 18% के हिसाब से। दूसरी सप्लाई इसको देनी है सी को, जो कि जयपुर में बैठा हुआ है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये 10 लाख रुपए की जो सप्लाई करेगा जयपुर में, इस पर इसको सीजीएसटी 90,000 और एसजीएसटी 90,000 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। पहली सप्लाई जो थी वो इंटर थी, दूसरी इंट्रा थी। दोनों केसेस में आप टैक्स लोगे और सरकार को दोगे। और तीसरी सप्लाई आपको करनी है डी को, जो कि दुबई में बैठा हुआ है। ध्यान देना, यूएई में बैठा हुआ। दुबई किधर आता है? यूएई में आता है, राइट। तो ये जो तीसरी सप्लाई आपको करनी है, ये भी मान लो 10 लाख की सप्लाई करोगे, इसमें आप कोई टैक्स नहीं जोड़ोगे, ये जीरो रेटेड सप्लाई, बिल 10 लाख का ही बनेगा। और अगर टैक्स जुड़ा भी, तो बाद में वो टैक्स का आपको दोबारा रिफंड मिल जाएगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। सरकार ने बोला है कि अगर आप कोई भी वस्तु जिस पे टैक्स लग रहा है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो या आप उसको एसईजेड यूनिट को सेल करते हो, तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। इट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। अब आपसे ये पूछा है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, तो आप ये बोलना है कि सर एक्सपोर्ट करेंगे या डिम्ड एक्सपोर्ट करेंगे या एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई सप्लाई करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, भले ही हमने टैक्सेबल वस्तुओं की सप्लाई की हो या सर्विसेज की सप्लाई की हो, उसे हम जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये एग्जांपल आप परफेक्ट है समझने के लिए कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
QRMP स्कीम क्या होता है? देखिए, जो रेगुलर स्कीम लेते हैं व्यापारी, रेगुलर टैक्स पेयर जिन्होंने नॉर्मल स्कीम ली है जीएसटी में, उनके पास सरकार ने 2 ऑप्शन डाले हैं उनको, कि या तो आप QRMP में चले जाओ, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में चले जाओ, या फिर आप नॉर्मल मंथली स्कीम में चले जाओ। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप QRMP स्कीम लेते हो, 5 करोड़ से कम टर्नओवर है आपका, आप QRMP स्कीम में जा सकते हो, तो आपको रिटर्न्स क्वार्टरली भरने, पेमेंट मंथली करना है। यानी साल में आपको 4 क्वार्टर आ रहे हैं, तो चारों क्वार्टर में आपको रिटर्न भरना है, GSTR 1 और 3B, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और पेमेंट का चालान आप मंथली बेसिस पे करेंगे। तो QRMP स्कीम वालों को बस यही फायदा है कि रिटर्न क्वार्टरली भरे जाते हैं और पेमेंट मंथली करना होता है। और अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो फिर आपको रिटर्न और पेमेंट दोनों ही मंथली करना होता है, नॉर्मल स्कीम में। तो ये होता है QRMP स्कीम। छोटे व्यापारियों को जिन्होंने रेगुलर स्कीम तो ली हुई है लेकिन टर्नओवर कम है, तो वो इस स्कीम में जा सकते हैं। हालांकि मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको QRMP स्कीम से ज़्यादा बढ़िया मंथली स्कीम ही रहता है। तो मेरे को एक क्लियर रहता है ना वहाँ पे कि हर महीने मुझे 1 भी भरना है, 3B भी भरना है। QRMP में आपको भले ही यहाँ बताया जा रहा है रिटर्न क्वार्टरली भरना है, लेकिन आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ करते हुए B2B इनवॉइसेस तो मंथली बेसिस पे अपलोड करने ही पड़ते हैं, तो काम उतना ही है, खाली दिखने में काम कम है लेकिन है उतना ही काम है। अच्छा, जीएसटी ऑडिट क्या होता है या 9C क्या होता है? तो देखिए अभी अभी अपन इस पे बात कर चुके हैं कि आपको अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको 9C में भरना पड़ता है। एनुअली आपको बुक्स और जीएसटी के जो रिटर्न्स आपने भरे हैं को रिकंसाइल करना होता है। तो ये याद रखिएगा, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों पर लागू होता है। इसको हम पहले ऑडिट कहते थे, अब तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, फिर आता है टाइम लिमिट ऑफ क्रेडिट नोट। यानी अगर आपने कुछ बेचा तो कितने समय में आप उसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आप याद रखिएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर मेरा, याद रखिएगा, मान लो मैं बात कर रहा हूँ 25-26 की। 25-26 में अगर मेरी सप्लाई हुई है, उसके अगेंस्ट में मैं क्रेडिट नोट कब तक बना सकता हूँ? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आएगा मेरा, उसके सितंबर मंथ तक। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ कौन सा हुआ? जैसे 25-26 है तो 2026 तक, या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो डेट आती है। अब एनुअल रिटर्न आपको 31 तारीख तक भरना होता है, तो 31 दिसंबर 2026 तक, दिसंबर 2026 तक, दोनों में से जो भी एक्टिविटी पहले होगी तब तक आपके पास ऑप्शन होगा, आप किसी सप्लाई के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते। लेकिन अभी एक नियम आया नया अक्टूबर 2025 से कि क्रेडिट नोट अगर सप्लायर ने बना दिया तो सप्लायर उसका फायदा, अपनी लाइबिलिटी रिवर्स करने का फायदा तभी ले पाएगा जब रेसिपिएंट उसको आईएमएस में एक्सेप्ट करेगा। रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा अपनी आईटीसी को रिवर्स करना, तो सप्लायर की लाइबिलिटी रिवर्स होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ईयर का सप्लाई के अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग तक की डेट, दोनों में से जो भी पहले हो, आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। अगर सप्लाई, आपने जो सप्लाई की और बायर यानी खरीदार ने जो रिटर्न भरा उसमें मिसमैच हो तो क्या होगा? सप्लायर और बायर के डेटा में मिसमैच हो तो क्या होगा? कभी भी ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि अगर मिसमैच होगा तो आप दोनों पार्टियों को जीएसटी नोटिस मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए दोनों पार्टियां अपने अपने डेटा को रिकंसाइल करें प्रॉपर वे में। अगर सप्लायर क्रेडिट नोट भेज रहा है तो बायर को डेबिट नोट अपनी बुक में चढ़ाना, अगर सप्लायर सेल बता रहा है तो बायर आप परचेज दिखाए। दोनों में से एक ने भी मना किया तो दोनों ही पार्टी संदेह की घेरे में आ जाती है।
है ना। तो ऑलवेज रिकंसाइल करें, फॉलो अप लें सप्लायर के साथ, हमेशा आईटीसी तभी क्लेम करें जब वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करती है, अन्यथा आपको नोटिस की पूरी पूरी चांसेस रहती है, क्योंकि जीएसटी मैकेनिज्म ही ऐसा है जहां पर मिसमैच मैचिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। मिसमैच मतलब तैयार रहिए निपटने के लिए। ऑलराइट, अगला जो मेरा सवाल है कि लेट फाइल करते हैं अगर हम समय पे अगर अपने रिटर्न्स नहीं भरे या टैक्स का पेमेंट नहीं करें, तो क्या कोई पेनल्टी है इसमें? बिल्कुल है। अगर देखिए आप समझिए, इसमें दो तरीके समझना आपको। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया टैक्स का, तो आपको उस केस में ब्याज उसके ऊपर लगता है, प्लस पेनल्टी भी लग सकती है अगर ज्यादा डिफॉल्ट करते हो, आप देरी करते हो। और अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में आपको लेट फीस भी देनी पड़ती है रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से, और पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप ज्यादा डिफॉल्ट को कैरी करते हैं। तो सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों के मैकेनिज्म जीएसटी में आपको देखने को मिलते हैं। और मेरा जो लास्ट यहाँ पर सवाल है वो है कोई रिटर्न्ड गुड्स का एग्जाम्पल। तो देखिए मैं आपको इसमें इस मैकेनिज्म में आपको चार चीज बताता हूँ। एक तरफ सप्लायर, एक तरफ रेसिपेंट खरीदार। सप्लायर सेल करता है, रेसिपेंट अपनी बुक्स में उसको परचेज दिखाता है। सेल पर सप्लाई की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है, इसकी लाइबिलिटी बढ़ती है। इसको सेल दिखाई मतलब टैक्स देना है, तो इसकी आईटीसी बढ़ती है। उल्टा मैकेनिज्म चलता है, ध्यान देना। ठीक है, खरीदने वाले के लिए आईटीसी बढ़ती है, बेचने वाले के लिए लाइबिलिटी बढ़ती है। लेकिन बाद में क्या होता है, किसी वजह से ये क्रेडिट नोट इश्यू करता है, तो क्रेडिट नोट से इसकी लाइबिलिटी रिवर्स होती है। लेकिन वो क्रेडिट नोट सामने वाली पार्टी द्वारा एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है, यानी वो ये बोले कि हाँ ये मेरे लिए डेबिट नोट है, तो डेबिट नोट से उसकी आईटीसी वापस क्या होगी, रिवर्स होगी। ये मैकेनिज्म काम करता है। अगर इसने मना कर दिया, आप समझिए, इसने अगर ये रिजेक्ट कर दिया या ये रिजेक्ट कर दिया, तो ये वो नहीं दिखा पाएगा जो दिखाना चाह रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट जो होता है पूरा आपस में मैचिंग कॉन्सेप्ट का, दोनों पार्टियां अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेगी तो ही वो दोनों पार्टियां जो चाह रही वो हो पाएगा। अगर एक ने भी नहीं सपोर्ट किया दूसरे को, तो दूसरा वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा जिसके लिए वो सोच रहा है। राइट, आई होप ये 20 क्वेश्चंस जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से सुना है, तो डेफिनेटली आप एक जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखनी है, तो फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स हब की एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है, डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में ऐप, और उसके बाद आप मनपसंद कोर्स परचेज करिए। थैंक यू सो मच।